नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने क्लास में, प्रथम प्रयास क्लासेस में। देखिए, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक बहुत अच्छी हम लोगों की क्लास चल रही है और ट्यूनिंग भी हम लोगों की बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि तालमेल। तो मैं बार बार प्रथम प्रयास की बात इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं, हो सकता है उनका प्रथम प्रयास न हो। यह प्रश्न आपके मन में जरूर उठता होगा, लेकिन विश्वास मानिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को अब आप गंभीरता से लेते हुए यह समझेंगे कि हमारे साथ आप लगे प्रथम प्रयास बार, यानी पहली बार आप लगे हैं और पहली बार में आपको सफलता मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय में एंट्रेंस का एग्जाम हुआ, जैसे अभी लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना पीएचडी का एंट्रेंस करवाया था। वहां पर हमारे पढ़ाए गए 2-4 क्लासेस में से ही शुरुआत की कई सारे प्रश्न, कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह आए हुए हैं और मेरे कई स्टूडेंट जो हैं इस समय वहां का इंटरव्यू देने जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं आप आजमा सकते हैं। जिनका कहीं परीक्षा होगा, आगे रीट का एग्जाम है राजस्थान में लेवल 2, आप देख सकते हैं कि हमारे बताए गए प्रश्नों में से कितने प्रश्न फंसते हैं। तो ये सारी बात ध्यान रखेंगे और कम से कम जो साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं उनसे मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि कम से कम एक बार पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। और अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आप विश्वास मानिए आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ भी रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सुबह आप उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उस समय आप 1 घंटा क्लास देख सकते हैं, या फिर रात में जो मोबाइल चलाना एक राष्ट्रीय कार्य के रूप में बना हुआ है सोने से पहले, उस समय आप ये क्लास देख सकते हैं और आपको बहुत फायदा होगा। जितनी बार आप क्लास देखेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और वो चीजें आपको याद होती चली जाएंगी और ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे तथ्य आपको याद हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ और आने वाली परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ हम आज अपनी यह 22वीं जो है कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, एक अच्छा सा प्रश्न है आपके लिए। मार्क्सवादी समीक्षक आपसे पूछा जा रहा है, रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनमें सही उत्तर क्या होगा? प्रख्यात पूछा जा रहा है। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है प्रख्यात की जगह आपको विख्यात मिल सकता है। तो जब भी आपसे प्रख्यात या विख्यात पूछा जाएगा, आपका सही उत्तर होना चाहिए रामविलास शर्मा। क्या होना चाहिए? रामविलास शर्मा। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है। यहां पे ध्यान दीजिए, विख्यात लिखा है या फिर प्रख्यात भी मिल सकता है। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए प्रथम मार्क्सवादी आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक, आपका उत्तर बिल्कुल बदल जाएगा, एकदम से बदल जाएगा। और प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। शिवदान सिंह चौहान। तो बिल्कुल साथियों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि जब भी आपसे विख्यात या प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक पूछा जाएगा, आप रामविलास शर्मा बेझिझक लगाएंगे, लेकिन देखेंगे, ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे कि प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है। तो प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का दूसरा प्रश्न क्या है। चलिए, एक बड़ा ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है कि
कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना का अर्थ है, यहां मिसप्रिंट हो गया है तो कोई बात नहीं, हमें प्रश्न से वास्ता है। तो इसका सही उत्तर आप जल्दी से बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अपयश, अपकीर्ति, कलंक या फिर दुष्चरित्र। बिल्कुल एकदम से मिलते जुलते सवाल हैं, यानी विकल्प हैं, और आपको बहुत बारीकी के साथ ध्यान देना होगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कुसंगत में पढ़कर अगर आपके चरित्र पे कोई दोष लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कलंक। एकदम नोट करेंगे। अपयश किसको कहते हैं, अपयश, यश जो है वो बहुत अस्थाई होती है, जो अस्थाई कीर्ति होती है उसे यश कहते हैं, युगों युगों तक चलता रहता है। यश अगर किसी का बना हुआ है, प्रसिद्धि बनी हुई है। अब अपयश का मतलब होता है अस्थाई रूप से बदनाम होना, उसे क्या कहेंगे, अपयश कहेंगे। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का कि अस्थाई रूप से बदनाम होना क्या कहलाता है, अपयश। इस बात को ध्यान रखेंगे। अपकीर्ति, ऐसे बुरे काम, यानी ऐसे काम करने से जिससे हमारी कीर्ति का होता है, क्षय हो जाता है। ऐसे बुरे काम करने से जिससे हमारी कीर्ति का क्षय हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अपकीर्ति कहते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अंतिम है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र क्या होता है, दुष्टता के कारण, हमारे दुष्ट स्वभाव के कारण जो भी हमारे चरित्र पर दोष लगता है उसको कहते हैं दुष्चरित्र। तो ये सारी बातें आप क्लियर रखेंगे और नोट भी करते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है। अब आप यहाँ पे कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। तो ध्यान दीजिए, 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों जो है कालिदास के जीवन से संबंधित क्या हैं, नाटक हैं। और शकुंतला की अंगूठी यह भी किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है, ठीक है। और शकुंतला की अंगूठी जो है दुष्यंत और शकुंतला की, इसमें क्या है, प्रणय गाथा है। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधि। इसमें सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो ध्यान रहे, इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश। दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है, अपभ्रंश का बोध होता है, ठीक है। उसी जैसे रामचंद्र शुक्ल की लाइन है कि जिस प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, वैसे ही गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है, प्राकृत का बोध होता है। तो इस लाइन से सब लोग परिचित हैं। पूछा भी जाता है कि ये लाइन किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है और उसी में ये दिया हुआ है, ठीक है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। पाप और पुण्य की समस्या से संबंधित उपन्यास, वही प्रश्न बार बार आपसे घुमा के पूछा जाएगा कि पाप और पुण्य की समस्या से संबंधित उपन्यास या पाप पुण्य की मीमांसा से संबंधित उपन्यास। तो यह कौन सा होगा, चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी या फिर गणकुंडार। तो इसका सही आप उत्तर देंगे, यह है चित्रलेखा। और चित्रलेखा की रचना किसने की थी, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। एक एक प्रश्न को आप लोग बारीकी से देखते जाएंगे कि कैसे आप हल कर पा रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे ही आप एग्जाम में इसको हल करेंगे। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यह पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं। दो बातें आपको पता चली, एक तो यह पंक्तियां किसकी हैं, यह पंक्तियां अज्ञेय जी की हैं। पहचान होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर।
तो इसका जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे, बिल्कुल विचार करके उत्तर देंगे। तो यह जो है हवाई अड्डे पर एक कविता है, उससे लिया गया है। और जब यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में तो बहुत सारे साथियों ने गलत किया था, क्योंकि सांप जो है इनकी व्यंग कविता है गे की, और इसे देखकर यहाँ पे सांप देख करके कुछ लोगों ने सांप विकल्प लगाया था। इसी को क्लियर करने के लिए यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और रखा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कविता का क्या नाम है, हवाई अड्डे पर। और ये सारी कविताएं अज्ञे जी की हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? पूछा जा रहा है कि लगभग 5000 कवियों का विवरण किसने दिया है? तो जल्दी से आप लोग अपना उत्तर देंगे। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें से किसने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो ध्यान रहे, लगभग का मतलब आप ये समझिए कि इसमें जो है कितने कवियों का विवरण था? 4591। 4591। तो अब यहाँ पे लगभग में पूछा गया है, इसलिए इन्होंने लगभग 5000 की संख्या आपको बताई है। तो यह मिश्र बंधु का होगा। किसका है? मिश्र बंधु का। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में जो है, किस ग्रंथ में? मिश्र बंधु विनोद, इसमें कितने कवियों का विवरण दिया है? 5000 कवियों का। और एक बात ध्यान दीजिए, इसके 3 भागों का प्रकाशन, 3 भागों, इसके 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1913 में। और चौथे भाग का प्रकाशन, चौथे भाग का प्रकाशन ये कब हुआ? तो यह हुआ था 1934 में। ये बातें बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और इसको मैंने लिखा दिया है कि मिश्र बंधु विनोद के 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। और एक बात जान लीजिए, ये जो चौथा भाग है इस वर्ष एग्जाम में आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और बन सकता है। तो ध्यान से इस बात को आप याद रखेंगे। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। जब आपसे किसी शब्द का अर्थ पूछा जाए, आप केवल हल कर लेते हैं कि फला शब्द है, अली का मतलब ये है और अली मतलब ये है। उसमें जितने विकल्प हैं उनकी तरफ भी कोशिश करना चाहिए। देखते हैं अली और अली का क्या अर्थ होता है। तो अली का अर्थ होता है भौरा, यानी कि यहाँ पे अगर छोटी लगी है तो उसका अर्थ होता है भौरा। और अली का अर्थ होता है सखी। क्या होता है? अली का अर्थ होता है सखी। तो ऐसे ही आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। कंधा, तो कंधा, कंधा का मतलब कंधा होता है, हिस्सा। चलिए इसमें डायरेक्ट आप लोगों को उसका अर्थ ही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? यानी काम और राम का, ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। काम और राम, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजर नयन, नाचो बहुत गोपाल। तो इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा मानस का हंस। क्या उत्तर होगा? मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है और तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। आपसे प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि मानस का हंस तुलसीदास को किसने कहा? तो अमृतलाल नागर ने। या फिर ऐसे कहा, प्रश्न आ सकता है कि मानस का हंस किसे कहा जाता है? आपको विकल्प दे दिया जाएगा, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीर। तो इन सब चीजों के लिए आप पहले से तैयार रहिए कि मानस का हंस अमृतलाल नागर ने किसको कहा है? तुलसीदास जी को कहा है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है।
खंजन नयन ये भी किसका है? अमृतलाल नागर का है। और नाचो बहुत गोपाल ये भी अमृतलाल नागर का है। अब खंजन नयन किसका है? तो खंजन नयन में सूरदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? चलिए थोड़ा सा इस पे देख ही लेते हैं हम लोग। सूरदास के जीवन पर यह लिखा गया है खंजन नयन। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सूरदास को खंजन नयन किसने कहा या खंजन नयन किसे कहा जाता है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तुलसीदास के जीवन पर और इन तीनों उपन्यासों को अमृतलाल नागर ने लिखा है। किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने लिखा है। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा। चलिए क्लियर कर देते हैं, भगवती चरण वर्मा। अब बिल्कुल आप याद रखिएगा कि मानस का हंस, खंजन नयन, नाचो बहुत गोपाल ये तीनों जो हैं किसके हैं? तो अमृतलाल नागर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, यानी उत्तराधिकार में जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, पिताजी से दादाजी जो संपत्ति मिलती है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। इसमें एक सही शब्द आपको चुनना है कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए सही शब्द होता है रिक्त। क्या होता है? रिक्त। यानी उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। और बड़ा ही सुपरहिट प्रश्न रहा है अभी तक, ये इंपॉर्टेंट करते चलेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? यानी जगदीश चंद्र माथुर का आपसे एकांकी संग्रह पूछा जा रहा है। मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या कांत या फिर भोर का तारा। इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। चलिए आप लोगों को कुछ समय दिया जा रहा है, आप लोग इसका उत्तर सोचेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा भोर का तारा। यह किसका है? तो भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, इनके कुछ और जो है एकांकी देख लेते हैं। ये क्या है? एकांकी संग्रह है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, अब एक बारीक चीज देखेंगे कि जाला भी एक इनका जो है एकांकी है। जाला, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। अब इसे हम इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। और क्या है? कबूतर खाना, कबूतर खाना, घोंसले, तो ये सारी बारीकी बातें जो है आप याद रखेंगे। और जब प्रश्न हल करेंगे आप लोग तो इन चीजों पे आप गौर करते चलेंगे कि कोई अगर प्रश्न मिल रहा है तो उससे संबंधित अन्य उत्तर क्या हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपसे एक छंद पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? छंद कि जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाय कही। अब सोठा है, कवित्त है, छप्पय या फिर सवैया। अब आपको गिनना है, गिन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखते हैं कि इस पंक्ति का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा यह सोठा है। सोठा में क्या होता है? विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13, यानी 11 और 13 का एक जोड़ा बनता है। देखते हैं कैसे। गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु, लघु लघु, लघु लघु, गुरु लघु और लघु। अब हम लोग गिन लेंगे इसको, कितना हो रहा है। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
यानी कि यहां तक हमारा 11 आना चाहिए और 11 आ रहा है। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां तक 11 आ रहा है। अब उधर 13 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बिल्कुल सही है, आपका जो है सही उत्तर होगा सोरठा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और जब भी छंद का प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल बारीकी से थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर अपने उत्तर देंगे। बिखरे मोती और उन्मादिनी किसके कहानी संग्रह है? आपसे कहानी संग्रह पूछा जा रहा है कि यह दोनों किसके कहानी संग्रह है। सभी ने सुन रखा होगा और बड़ा ही यह महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर चतुर्सेन शास्त्री। आपका सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से आप अपने उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। हालांकि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह काव्य में बहुत ही जबरदस्त उनकी मान्यता है, और उनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ आप लोग जानते हैं झांसी की रानी। और इस समय उनका एक कहानी है उनकी, और बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है राही। राही जो है यह सुभद्रा कुमार चौहान की कहानी है, और इस समय यूजीसी नेट के पेपर में यह कहानी लगी हुई है। तो इससे सभी लोग परिचित होंगे राही से, और बिल्कुल इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे आप लोग कि कैसे इसमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय की जो है एक गाथा इसमें आपको बताई गई है। ठीक है, निराला को जब जब पढ़ता हूं मानो नया आविष्कार करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण प्रसंग होता है आपके लिए कि निराला को जब जब मैं पढ़ता हूं मानो नया आविष्कार करता हूं। यह कथन किसका है? अब आपसे कथन पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि यह कथन किसका है। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, डॉक्टर हरदयाल या फिर नगेंद्र। चलिए देखते हैं कि आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। और प्रश्न संख्या 74 में अज्ञेय सही उत्तर क्या होगा? अज्ञेय जो है सही उत्तर होंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, और अगर कोई नई चीज मिलेगी तो उसको नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम आप जान ही रहे हैं, सर्वनामों की संख्या 11 होती है, और अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब देखते हैं कि इसमें सही क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा निजवाचक। आप भला तो जग भला, यानी आप स्वयं अच्छे हैं तो सारा संसार आपको अच्छा ही लगेगा। दव्य सहाय पयास नामक अपभ्रंश लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? यानी यह ग्रंथ किसका है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, अब आपको यही बताना है। आसगु कवि, शालिभद्र सूरि, देवसेन या जिनधर्म सूरि। तो जल्दी से आप लोग अपने उत्तर दीजिए। जिन्होंने देवसेन बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो दव्य सहाय पयास किसका है? तो यह देवसेन का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास यह किसकी रचना है? यानी इस ग्रंथ के लेखक कौन है? हरिऔध, नीलाभ, नगेंद्र या फिर प्रभुदयाल मीतल। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा हरिऔध। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार हरिऔध हैं। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा जीवनी का एक भाग नहीं है। यहां पूछा जा रहा है कि एक भाग नहीं है, नहीं शब्द। तो आवारा मसीहा जीवनी के 3 भाग हैं। ठीक, इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखिए। और यह कब लिखा गया था? 1974 ईस्वी में। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत, ये दिगंत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दिगंत नहीं होगा। प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने जा रहा हूं कि दिशाहारा, दिशांत और दिगंत। तो इसमें सही उत्तर होगा दिशा
हरा दिशा की खोज और दिगंत नहीं होगा। ठीक है, एक बात और बता दें, कहीं कहीं हो सकता है आपको 1973 मिले, 1974 सही है और इसको बिल्कुल याद भी रखेंगे आप लोग। आवारा मसीहा, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर यह लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुझसे होड़ है मेरी, इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? आज अभी आंखों से, यह इनका नहीं है। कुछ कविताएं भी है इनका है, कुछ और कविताएं भी है, काल तुझसे होड़ है मेरी। यानी ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये सब काव्य संग्रह किसके हैं? शमशेर बहादुर सिंह के हैं। आगे देखते हैं, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज किसकी आत्मकथा है? ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे। आप आत्मकथा, जो भी आत्मकथाएं हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आत्मकथा आप लोग एक इकट्ठे लिख लीजिए और पूरा याद कर लीजिए अच्छे से। वियोगी हरि, अशोक वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री, इसमें किसका जो है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? यह एक आलोचनात्मक कृति है। और बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका हो सकता है? सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो देखते हैं यह किसका हो सकता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर कुंवर नारायण। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, यह अज्ञेय की लाइन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना, यानी हमें कवितावादी जितना कहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निष्कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? आपसे संधि पूछा जा रहा है, संधि आपसे पूछा जाएगा, चाहे स्वर संधि हो, व्यंजन या फिर विसर्ग। आपको एक दो प्रश्न यहां से मिलने ही मिलने हैं। तो आपका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। निष्कपट का क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा निष्कपट। निष्कपट। जब भी विसर्ग के बाद क ख या फिर प फ आ जाए, यानी विसर्ग के बाद क ख प या फ आ जाए तो क्या होगा? वहां विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाएगा। और इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान देंगे। एक आख उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, जैसे दुह प्लस कर, तो क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर। तो ऐसे ही और भी उदाहरण है। मैं इसको इसलिए रिपीट करवा रहा था ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। ऐसे प्रश्नों से आप बिल्कुल अभ्यस्त हो जाइए। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? आपसे एक कहानी संग्रह पूछा जा रहा है, एक मुखौटा। इंपॉर्टेंट है और आया हुआ प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है। तो मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता काली या फिर इंदु बाली। इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है? तो सही उत्तर होगा
मुखौटा जो है वह ममता कालिया का क्या है, यह कहानी संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा प्रश्नों का बदलाव हो रहा है, प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, तो आप भी अपने आप को बदलिए। ठीक है, आप भी अपने आप को बदलिए। जैसे पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है। ठीक है, वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत सारी बातें सही है, और जो एक बात गलत है, बिल्कुल आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंधा युग में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की गई है। अंधा युग में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां कृष्ण भक्ति की बात की गई हो, उसको प्रतिष्ठित किया गया हो, उसको आगे ले जाया गया हो। बाकी पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, यह भी बिल्कुल सही है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, तो ये तीन बातें सही थी, और कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की गई है इसमें। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप समारती, पल पल पलटती, भेष क्षणिक छव छिन छिन धारती। निचली कक्षाओं में 11, 12 या फिर 9, 10 में यह कविता आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, आप इससे परिचित हो चुके हैं। थोड़ा सा अपना दिमागी घोड़ा दौड़ाइए और जल्दी से उत्तर आप खोजिए। पंत, श्रीधर पाठक, केदारनाथ अग्रवाल या फिर जयशंकर प्रसाद, सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, जिन्होंने श्रीधर पाठक उत्तर लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ है। आपसे काव्य शास्त्र का ग्रंथ पूछा जाता है कि किसमें काव्य शास्त्र का वर्णन है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा काव्य निर्णय। काव्य निर्णय भिखारीदास का है। बार बार आपसे यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि काव्य निर्णय किसकी रचना है, तो आप तुरंत बताएंगे भिखारीदास। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? वाक्य आप लोगों को रटा दिया गया है, आपसे उपवाक्य पूछा जा रहा है, और बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं बता चुका हूं कि संज्ञा उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे। जिस उपवाक्य के पहले की हो, क्या हो? की हो। चलिए एक बार नए साथियों के लिए मैं बता दे रहा हूं, जिस उपवाक्य के शुरुआत में की हो वह क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। अब देखिए, जिस उपवाक्य के शुरुआत में जो, जैसा, जितना आ जाए, जो, जैसा, जितना आ जाए, वह उपवाक्य क्या होगा? विशेषण उपवाक्य होगा। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तब, यद्यपि, ज्यों, त्यों, मतलब और भी इस तरीके के शब्द आ सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा उपवाक्य की से शुरू हो रहा है तो वह संज्ञा उपवाक्य है, जो, जैसा, जितना से शुरू हो रहा है विशेषण उपवाक्य। इसके अलावा कुछ भी आ जाए आप क्रिया विशेषण उपवाक्य लगाएंगे, और यहां देखिए तब आया हुआ है तो आप क्या लगाएंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको आप ध्यान रखेंगे तो एक प्रश्न आपकी झोली में होगा, एक प्रश्न आप तुरंत हल कर ले जाएंगे और सबसे आगे रहेंगे। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? यानी बंगाल का अकाल किसने लिखा था? डॉक्टर धर्मवीर भारती, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ हंस। तो आप लोग ध्यान से देखें कि सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा रांगे राघव। रांगे राघव ने क्या लिखा? बंगाल का अकाल। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आपसे कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रिपोर्टाज विधा की शुरुआत किसने की? तो रिपोर्टाज ध्यान दीजिएगा, शिवदान सिंह चौहान ने एक रिपोर्टाज लिखा था लक्ष्मीपुरा। क्या लिखा? लक्ष्मीपुरा। और इसी से जो है
रिपोर्ताज विधा की शुरुआत होती है। कब लिखा, कहां लिखा? रूपाव पत्रिका में लिखा। किसमें लिखा? रूपाव में। कब लिखा? 1938 में। जो प्रश्न वास्तव में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल परीक्षा में आ जाएंगे, वो प्रश्न भटकने नहीं चाहिए और आपको खटकने चाहिए। दोनों बातें हैं, प्रश्न भटकने नहीं चाहिए और वो प्रश्न आपको खटकने चाहिए, और उस खटकन को मैं दूर करूंगा इस तरीके से। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज, रिपोर्टाज कौन है? अब पूछा जाए तो लक्ष्मीपुरा है, रूपाव पत्रिका में 1938 में छपा। अब पहले रिपोर्टाज का लेखक तो आपको बताना है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, ये आप बिल्कुल बारीकी से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भरपेट में समास है, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। तो अव्ययी भाव ही इसका सही उत्तर होगा। यह आप लोगों का पढ़ा गया प्रश्न है। जब आपको प्रश्न हल कराए जाएं, उसके विकल्प लिख लीजिए, जो समझ में ना आए उसको फिर से आप किताब में देखेंगे कि इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट में अगले हफ्ते किताब आ जाएगी हमारी, यानी प्रैक्टिस सेट की किताब आ जाएगी, फिर आप प्रैक्टिस सेट करना जब शुरू करेंगे तो उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे कि विकल्पों को देखेंगे और विकल्प को देख करके जिसके बारे में आपको अगर कम जानकारी है उसको वहीं पे आप तुरंत समस्या को सॉल्व करेंगे, यानी समाधान करते चलेंगे। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है, क्या होती है? गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? तो बड़ा ही शानदार संवाद है यह। अब आपको बताना है कि यह संवाद किसका है। नाटक और उसके संवाद खास करके जयशंकर प्रसाद के, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन तीनों नाटकों को आप लोग खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, पात्रों के नाम याद कर लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए और पात्रों का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि यह हर जगह आपको मिलने वाले हैं और आपसे पूछे जाने वाले हैं। जब आप नाटक को एक बार पढ़ लेंगे, अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है, उससे यह फायदा होगा कि पात्रों को नाम याद करने की झंझट आपको नहीं रहेगी। सारे पात्र आपके रटे हुए होंगे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, किस टाइप का कौन सा चरित्र है किस पात्र का। तो इन 3 नाटकों को आप जरूर से एक बार पढ़ेंगे। देखते हैं, तो यह जो है चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र का है? तो यह चाणक्य का पात्र है। अब चाणक्य का जो स्वभाव है, थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को हल कर सकते थे कि चाणक्य का जो स्वभाव है वो क्या है? बोलने वाला है, यानी कुछ न कुछ उपदेशात्मक बात करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए उपदेशात्मक बातें कही गई हैं, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध का जब भी प्रश्न आएगा आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान देंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं। सारा राज्य उसके थाती था, सारे राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है। अब देखते हैं गलत कौन सा है। तो सारा राज्य उसके लिए थाती था, बिल्कुल सही है। एक ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, बिल्कुल ये भी सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां लिखा हुआ है यही या फिर केवल, तो इसमें यही सही उत्तर होना चाहिए। इन दोनों में यही अंतर है। क्या होना चाहिए था? इन दोनों में यही अंतर है, केवल की जरूरत ही नहीं है। यही शब्द खुद ही निपात का काम कर रहा है और वहां पे जोर दे रहा है कि भैया यहां पे यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? आपसे पूछा जा रहा है कि सतसई किसने लिखा है। 700 से अधिक दोहे जिसमें होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं लगभग 700 दोहे जिसमें होते हैं, जिसमें उसको सतसई कहते हैं। रसनिधि, वृंद,
भूपत या फिर बेनी प्रवीण। इसमें आपको सही उत्तर देना है कि सतसई की रचना किसने नहीं की थी। तो इसमें बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की थी और इन लोगों ने सतसई की रचना की थी। आप लोगों से वादा है, एक दिन आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें सतसई रचनाकारों का परिचय होगा, यानी कि किस किस ने सतसई लिखी है और कौन कौन सी सतसई लिखी। उससे आपका ये समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपसे सतसई की बात की जाती है, अलग अलग एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार विकल्प बदल दिए जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। कभी बिहारी विकल्प में आ जाते हैं तो कभी रसनिधि आ जाते हैं या फिर कभी वियोगी हरि आ जाते हैं। तो हर बार अलग अलग आपको विकल्प देखने को मिलते हैं, तो इससे आपको चिंता होती है। उस चिंता को हम दूर कर देंगे। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि धूप का एक टुकड़ा किसकी कहानी है। ठीक है, भीष्म साहनी राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती और निर्मल वर्मा। तो धूप का टुकड़ा जो है वह कहानी किसका है? निर्मल वर्मा का है। इनकी कुछ और कहानियां हम लोग देख लेते हैं। इनकी और कहानियां हैं दहलीज। क्या है? दहलीज, लवर्स। एक एक को बारीकी से देखेंगे। पिक्चर पोस्ट कार्ड। तो ये 3 महत्वपूर्ण कहानियां थी। इसके अलावा सबसे फेमस जो कहानी रही है परिंदे 1960। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसमें आपको एक प्रश्न कहीं न कहीं मिल सकता है। और ये कहानी तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। धूप का एक टुकड़ा किसकी कहानी है? तो धूप का एक टुकड़ा जो है वह निर्मल वर्मा की कहानी है। प्रेम की पीर यूं ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का कथन रीत काल के किस कवि के संदर्भ में है? प्रेम की पीर। तो देखते हैं, घनानंद, मतिराम, केशवदास या फिर रसनिधि। तो इसका सही उत्तर है घनानंद। महत्वपूर्ण है, आप लोगों की जानकारी में यह प्रश्न है, आप लोग इसको फिर से दोबारा याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा होता है? विभत्स यानी कि घृणा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विभत्स का मतलब होता है घृणा। अब आप सोचते हैं कि इसका विरोधी क्या हो सकता है? घृणा का विरोधी क्या होता है? प्रेम। प्रेम क्या रस कौन सा है? श्रृंगार रस। तो बिल्कुल आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं कि विभत्स का विरोधी क्या होगा? श्रृंगार रस। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है तो किसका सिद्धांत है? यहां से पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? कॉलरिज, क्रोचे, इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का जो कलेक्शन है आप करते जाएंगे, उनको इकट्ठा करते जाएंगे। तो अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? या क्रोजे का सिद्धांत है? इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध बच्चों पर आधारित उपन्यास है। यानी कर्नट कबीलों के जीवन से संबंधित कौन सा उपन्यास है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कोई अजनबी नहीं, नरकुंड में वास, कब तक पुकारूं या फिर किस्सा गुलाम। इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कब तक पुकारूं। किसका है? रांगेय राघव। किसका है यह? रांगेय राघव का है। अब देखिए, किस्सा गुलाम किसका उपन्यास है?
तो यह है रमेश चंद्र शाह का, रमेश चंद्र शाह का है। नरकुंड में वास जगदीश चंद्र का है, जगदीश चंद्र। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखने वाली थी। मेरे 7 जन्म किसकी आत्मकथा है? चलिए आज आत्मकथा की 2 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गए। जैनेन्द्र, रामदरस मिश्र, हंसराज रहबर या फिर हरिवंश राय बच्चन। इसमें सही उत्तर आपको देखना है कि सही उत्तर क्या होगा। मेरे 7 जन्म किसकी आत्मकथा है? देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हंसराज रहबर का है मेरे 7 जन्म। समय है सहचर जो है रामदरस मिश्र का है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं। ठीक है, क्या भूलू का याद करो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार क्या नाम है, बसेरे से दूर, ये जो है इनके 4 जो है यह आत्मकथाएं हैं। 10 द्वार से सोपान तक, जो चौथा मैं भूल रहा था उसका नाम है 10 द्वार से सोपान तक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा या फिर अनुशासित। इसका एक उत्तर आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, कि विशेषण आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुशासित। क्या उत्तर होगा? अनुशासित इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो याद रखिएगा टीजीटी 2016 का यह प्रश्न है। 2016 में यह पूछा गया था कि सुबह दोपहर शाम, और विश्वास मानिए काफी निर्णायक था यह प्रश्न। यह निर्णायक प्रश्न था, इसने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी। काफी लोग इसी प्रश्न को हल करके चयनित हो गए और काफी लोग बाहर भी हो गए। प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है गोपाल राम गहमरी का जो है नाटक है जैसे को तैसा, और इसको आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में आपको पता है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख, सज्जन, ये सब जो है कल्याणी परिणय, ये सब जयशंकर प्रसाद के क्या हैं? ये सब नाटक हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक आप लोग जान ही रहे हैं। भारत दुर्दशा, सती प्रताप, ये सब किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, मनसिज शब्द का पर्यायवाची है कामदेव, मंदिर, पुष्पसेज या फिर मंडप। मनसिज पूछा जा रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर यह पूछा ही जाता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, कामदेव का जो है यह पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104वां प्रश्न है, काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह बहुत ही और भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? वासना, काम, श्रद्धा या फिर लज्जा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा श्रद्धा। यह श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। यह जो है कामायनी का 3रा सर्ग है। कौन सा सर्ग है? 3रा सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग जो है वो उसका क्या नाम है? चिंता नाम है। और 15वां सर्ग का नाम है आनंद।
ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और कामायनी किसकी रचना है? तो यह प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। 1936 में लिखी गई है, कहीं कहीं 35 भी मिलता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। यह जो है किसकी पंक्तियां हैं? बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन या फिर श्रीधर पाठक। तो यह जो है किसका है? तो यह जो है बाल मुकुंद गुप्त का है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त की यह पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो आपसे पूछा जा रहा है। तो संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या संभाव्य भूत। आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि जो काल है, चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल या फिर भविष्य काल, उसके जो भेद है उसको आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है संभाव्य वर्तमान। क्या उत्तर होगा? संभाव्य वर्तमान उत्तर होगा। आगे देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? राहुल फांकित्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बाजी या फिर हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा हरप्रसाद शास्त्री ने जो है बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया था। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक जो है वह किस शताब्दी का है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर होगा यह 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस कवि को प्रकृति का उपासक कहा गया है? अब देखिए, प्रकृति का उपासक पूछा जा रहा है, यानी कि उपासक क्या होता है? उपासना करना, पूजा करना, यानी प्रकृति के पूजक कौन है? इस तरीके का आप इस सवाल को समझेंगे। सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक को प्रकृति का उपासक कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि के हैं। ठीक है, यानी जो प्रकृति की कोमलता है उसका वर्णन जो है सुमित्रानंदन पंत जी करते हैं। और श्रीधर पाठक को क्या कहा गया है? प्रकृति का उपासक कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। हिंदी को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महर्षि दयानंद या फिर गिरधर दास। तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? हिंदी को बढ़ावा दिया और उसका प्रचार किया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपसे शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न डायरेक्ट आपसे एक पूछा जा रहा है। अशुद्ध क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्जवल या फिर अध्यात्म। बारीकी से आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। श्रृंगार भी सही है, अध्यात्म, ध्यान दीजिएगा, आध्यात्म नहीं होता बल्कि अध्यात्म होता है, और उज्जवल भी सही है। यही गलत है, ज्योत्सना, यही सही होगा। ये क्या है? सही वर्तनी है इसकी, ज्योत्सना। तो इसमें जितने आपके विकल्प हैं सारे विकल्प आने वाले हैं और बिल्कुल सही यह प्रश्न रहा आपके लिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपसे पूछी जा रही है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। अब आपसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यही जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बारिश, तो यहां पे क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? ऐसा संयोग रहा कि दो प्रश्न आपको जो है
कामायनी के सर्ग से संबंधित मिल गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो है श्रद्धा, आशा, लज्जा या फिर आनंद, इसमें आपको सही उत्तर देखना है। देखिए कामायनी के जो 15 सर्ग हैं उनसे कोई लाइनें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, या तो फिर आपके सिलेबस में बिल्कुल करेक्ट वही सर्ग दिया हो, तब तो काम बन जाएगा, आप उस सर्ग को पूरा पढ़ लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो जितने भी पुराने प्रश्न आए हुए हैं आप उनको उठा करके एक जगह कलेक्शन करके बिल्कुल याद कर लीजिए पंक्तियों को कि फला पंक्ति किस सर की है। यहाँ आप अगर क्लास में रोज आना बने रहेंगे तो आपको पुराने सारे प्रश्न हम करवा देंगे, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सही उत्तर होगा लज्जा सर्ग। यह किसकी पंक्ति है? लज्जा सर की है। कामायनी के बारे में पहले बता चुका हूं कि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार, सरल सा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार यानी हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या फिर गारसादी तासी, इसमें से किसने सबसे पहले लिखा? तो सही उत्तर आपका होगा गारसादी तासी ने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। अब आपसे पंक्ति पूछा जा रहा है कि किस आचार्य की है? मम्मट भिखारी दास कुलपति या फिर प्रताप शाही, इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ये लाइनें जो हैं आपका प्रताप शाही ने लिखा है। किसने लिखा है ये लाइनें? प्रताप शाही ने लिखा है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु है। चलिए देखते हैं, पहले इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? मैला आंचल जो उपन्यास है यह फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। अब देखते हैं कमल, ममता, अनिल कुमार बनर्जी या फिर प्रशांत, ये सारे जो है उसके कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, और ये इसका सही उत्तर होगा प्रशांत। ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मैलांचल पढ़ा हुआ है, उनको अच्छे से पता होगी, उसके बारे में बढ़िया से पता होगा। तो यह किसका कथन है? प्रशांत का कथन है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब लक्षणा शब्द शक्ति जो है, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियां होती हैं। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा विकल्प है यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ के आधार पर ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि यही विकल्प आपका सही होगा, इसलिए कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। गलत है, संबंध होता है, ठीक है। बाकी सारे आपके विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? देखिए आपको एक प्रश्न जो है हस्तलिखित प्रश्न मिल गया है। चलिए इसका भी आप लोग आनंद लेंगे। जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध या फिर करबला, इसमें सही उत्तर क्या होगा? एक सरल सा प्रश्न है, प्रेमचंद का है तो प्रेमचंद का है तो करबला होगा, ठीक है। रुपया तुम्हें खा गया किसका है? भगवती चरण वर्मा। आगे देखते हैं जय पराजय किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का है। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। अब देखें कृष्णार्जुन युद्ध, माखन लाल चतुर्वेदी। ये जो प्रश्न है एकदम से इंपॉर्टेंट है, इसके चारों विकल्प बिल्कुल सटीक हैं, यानी सटीक आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल सटीक रामबाण का काम करने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, याद करते हुए चलेंगे। फिर से देखते हैं जय पराजय जो है उपेंद्र नाथ अस्क का है।
रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा का है, और माखनलाल चतुर्वेदी का क्या है? कृष्णार्जुन युद्ध। नैषधीय चरितम में सर्ग है, श्रीहर्ष का है यह, श्रीहर्ष, ठीक है। तो श्रीहर्ष ने जो है नैषधीय चरितम जो है वह लिखा था 20, 22, 18, 24। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं, ठीक है। कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित, परिमार्जित का मतलब उसका संस्कार करना, संस्करण करना, यानी बिल्कुल शुद्ध कर देना। तो सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया है तो वह सरस्वती पत्रिका ने किया है। हिंदी का जो आप स्वरूप आप देख रहे हैं सरस्वती पत्रिका की देन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की देन है। इन्होंने सबसे ज्यादा इस पे काम किया था, ठीक है। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, वानर हाथी आदि को समझने वाला से इन सब के लिए एक शब्द क्या हो सकता है जो सबका अर्थ प्रकट करे? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए एक शब्द होगा हरि। सर्प को भी हरि कहते हैं, मेढक को भी हरि कहते हैं, घोड़ा को भी, वानर को भी और हाथी को भी। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी आप लोगों के लिए। जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। उपमेय और उपमान आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जीवन पतंग यानी कि यहां पर रूपक अलंकार है। कौन अलंकार है? जिसकी तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। तो यहाँ पे जीवन जो है, जीवन की तुलना पतंगे से की जा रही है। जो कीट पतंगता होता है और दीपक के सामने जलने के लिए जो है वह उड़ता रहता है, वैसे ही हम लोग क्या हैं? हम लोग हमेशा जीवन में इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। किसके पीछे? इच्छाओं के पीछे। तो यही जलता है यह जीवन पतंग। हमारा जीवन भी जो है पतंगे के समान जलता रहता है और हम जीवन भर भागते रहते हैं। देखते हैं, तो सही उत्तर होगा जीवन। और भी कुछ बाकी है इसमें। यह पंक्ति किसकी है? तो बिल्कुल आप समझिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जय शंकर प्रसाद की पंक्ति है। किस कविता से है? अशोक का शोक। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अज्ञेय की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की कृति है? एक मिनट फिर से देखते हैं। जयशंकर प्रसाद मैंने बताया अशोक की चिंता होगा, ठीक है। यहां पे बिल्कुल इसको फिर से लिख लीजिए आप लोग, अशोक की चिंता। ये छूट जा रहा था, अशोक का शोक मैंने कह दिया था, वो गलत है। यहाँ पे होगा अशोक की चिंता। एक कविता है जयशंकर प्रसाद की, उसी की यह पंक्ति है। आगे देखते हैं हम लोग, अज्ञेय की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, या फिर महाकाव्य, या प्रलंब काव्य, या लंबी कविता? इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? और यह आने वाला प्रश्न है, असाध्य पीड़ा किसकी है? अज्ञेय की। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि असाध्य पीड़ा किसकी है? अज्ञेय की है। किस प्रकार की है? प्रलंब या लंबी कविता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? कई बार प्रश्न पूछा गया, 2 बार प्रश्न पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि नहुस नाटक के रचनाकार कौन है। तो नहुस नाटक के रचनाकार गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनका संबंध क्या था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। 9 दिन चले 2.5 कोस में तात्पर्य है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल।
इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा फल। यानी हम अधिक परिश्रम करें और उसको हमको बहुत जरा सा लाभ हो, तो उसी को कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। साथियों, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण थी और आप सब लोग जो है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, उसका उत्तर और उचित समाधान समय आने पर हम जरूर देंगे। हाँ, कुछ बातें हैं आपको बतानी है, जैसे कि एक साथी ने हमारे कमेंट किया था कि सर जो है शब्दों का क्रम कि कैसे ये बनता है, तो उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। जितनी भी समस्याएं हैं, अब मैं छोटे छोटे वीडियो इस महीने के अंत तक आपको कई सारे छोटे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी समस्याओं का समाधान किया रहेगा। और आप लोग लगातार देखते रहिए चैनल को, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि हर बार प्रश्न नए नए प्रश्न बन रहे हैं, नए नए जानकारी आपको मिल रही है और आपको हर प्रकार से आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा नज़दीक है और समय भी थोड़ा बहुत बदल रहा है, तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप लोग अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखेंगे, समय से आप लोग खाएंगे, समय से सोएंगे और जी तोड़ जितनी मेहनत कर सकिए। हो सकता है आपको आलस्य सता रहा हो, आलस्य का मौसम हो, लेकिन आप जान लीजिए कि यही आपका प्रथम प्रयास आखिरी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आप प्रथम प्रयास क्लासेस जो आपका परिवार है, यानी प्रथम प्रयास परिवार से आप जुड़ गए हैं। अब यह सहयोग था कि यह हमारा इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई का काम है, हमें क्लासेस नहीं, लेकिन शुरू में मेरा विचार था कि इसका नाम प्रथम प्रयास परिवार ही रखा जाए, तो हम सब जो है एक सदस्य कड़ी के रूप में है। तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। तो धन्यवाद साथियों। कल की क्लास यानी अगली कड़ी में हम लोग कल इसी समय फिर से मिलते हैं।